1998, 1998 में एक जो फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बनाई गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी बनाई गई किस नाम से? फातिमा जिना। फातिमा जिना कौन थी? शी वॉज द सिस्टर ऑफ कायद अज़म मोहम्मद अली जिना। इस नाम से ये लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेटेड है आपकी रावलपिंडी में, ठीक है, रावलपिंडी में ये लोकेटेड है। अच्छा, उसके बाद है 1999। 1999 बहुत क्रूशल है पाकिस्तान की उसमें हिस्ट्री में, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि 2 फ़रवरी को क्या होता है? लाहौर डिक्लेरेशन बिटवीन नवाज शरीफ एंड अटल, हाँ जी, बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। सिंपल ये क्या है? सिंपल पीस एग्रीमेंट है, मिलके किसी कश्मीर के इशू की रेजोल्यूशन की तरफ हमने जाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो आपका बॉर्डर है उसमें स्पेशल बसेस का इनकाद करेंगे, वो चलाई जाएंगी। ये सारा कुछ पीस एग्रीमेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था जो अचीव हो सकता था। लेकिन जिस टाइम पे ये मुआहदे हो रहे थे उसी टाइम पे बैक डोर पे कुछ मिलिट्री जनरल्स क्या थे, वो एक अपनी कहानी जो है बुन रहे थे, या अपना कोई जो है इनिशिएटिव ले रहे थे। एक नाम नाम याद रखिएगा, ये आपका अजीज़ खान, ठीक है, उसके बाद है गुल हसन, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लान एक बनाया, प्लान बना के इन्होंने क्या किया कि हम कारगिल को फ़तह करेंगे, कारगिल को फ़तह करके हम क्या है, हम फिर जो है जो हमारे साइड चीन के, क्योंकि इंडिया ने 1974 में और 1984 में आगे साइचीन के जो ग्लेशियर है या साइचीन, उन पर कब्ज़ा कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हम उनको वापस करेंगे। अब इनको वापस करने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन्होंने किया कि हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। अब ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और हम जो कारगिल की चोटी है हम उसको, कारगिल को वो वापस लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने प्लान किया। इन दोनों ने प्लान करने के बाद क्या किया कि ये प्लान पहले पेश किया किसको, ज़ियाउल हक के दौर में पेश हुआ, फिर बीबी के दौर में, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उनको पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया। दोनों ने इनकार कर दिया। फिर जनरल जहांगीर करामत के दौर में इनको जो है दोबारा, जिसे नवाज शरीफ ने सैक किया था, उसको पेश किया। अब जब उसको पेश किया तो उसने भी क्या किया, उसने भी इस पे उसने क्या किया कि सबसे पहले इसको प्लानिंग डायरेक्टोरेट में भेजा, आर्मी के अंदर ही, कि इसको एवेलुएट करें कि हाँ जी क्या ये प्लान कारामद भी हो सकता है या नहीं, ठीक है। प्लानिंग डायरेक्टोरेट के बाद उन्होंने फिर क्या किया कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस वगैरह इनको भेजा। इसके बाद फिर क्या है, 3rd नंबर पे आईएसआई के एनालिसिस विंग को। अब ये 3 जगहों से जब उन्होंने एनालिसिस करवाया इस प्रोजेक्ट का, तो इस प्रोजेक्ट का एनालिसिस करवाने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं वर्डिक्ट दी, यानी कि फ़ैसला क्या किया कि हम अगर फॉर एग्जांपल इसको कंक्वेस्ट भी कर लेते हैं इनका, तो हम क्या है इसको रिटेन नहीं रख पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ये बात मेजर अजीज़ खान तक पहुंची, जनरल अजीज़ खान तक, तो उन्होंने कहा कि जो अब आप बच्चे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि ये पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो है पीक्स उनको फ़तह कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि आपसे बेहतर मैं जानता हूँ और मैं इस प्लान पे काम करूँगा। हुआ क्या कि नवाज शरीफ साहब जनरल जहांगीर करामत को सैक करते हैं, और सैक करने के बाद वो बनाते हैं, जिस तरह से हर प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ लेके आते हैं, तो फिर वो मुशर्रफ साहब को लेके आते हैं ऊपर। मुशर्रफ साहब को जब वो बनाते हैं सैक करने के बाद, तो मुशर्रफ साहब क्या करते हैं, मुशर्रफ साहब पैसिव अप्रूवल दे देते हैं किसकी, ऑपरेशन कोह पैमा की। ऑपरेशन को पैमा याद रखिएगा, ये कारगिल का ऑपरेशन है, ठीक है। जून जुलाई में इन्होंने स्टार्ट करते हैं ये ऑपरेशन। अब जून जुलाई में स्टार्ट करते हैं, जिस तरह हर ऑपरेशन का एंड हुआ उसी तरह क्या हुआ, इन्होंने किसी भी, यानी कि इवन के ये
मुशर्रफ की अप्रूवल से इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया। उसका मैं आपको सिर्फ जिस्ट बताऊंगा खुलासा। ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं मुशर्रफ के अप्रूवल से। मुशर्रफ ही इनको कहता है कि मिलिट्री तक तो यानी कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूवल तो दूर की बात, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये जो गुल हसन है, ये गुल हसन कौन थे? ये गुल हसन आपके जो NLI की जो ब्रांच है जो कश्मीर में मैंने आपको पहले बताया, ये उनके कमांडर थे। ठीक है, ये की पोस्ट पे थे इधर कोर कमांडर में। तो अब इनसे चुप करके इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन जब स्टार्ट किया तो जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम कैजुअलिटीज़ बढ़ने लगी और इंडिया वाले जो हैं वो सोए पड़े रहे। उस टाइम पे उन्होंने कुछ इस बात को सीरियस नहीं लिया। जब कैजुअलिटीज़ बढ़ी तो उन्होंने अपनी एयरफोर्स और वो सारी उनको इन्वॉल्व करके तो उन्होंने क्या किया, रिट्रीट करने पे मजबूर किया। जब रिट्रीट करने पे मजबूर किया तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बताया कि जनाब देखें, अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं और हम कश्मीर फ़तह कर लेते हैं या कारगिल वापस ले लेते हैं तो आपका नाम कश्मीर के फ़ातीन में याद रखा जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी खुशी से इसको अप्रूवल किया कि ठीक है, और जाके आगे चोटियों का विज़िट भी किया। अब उसे क्या है कि जब फुल स्केल वॉर हो गई है, नवाज शरीफ यहाँ 2 फ़रवरी को मुआहदा कर रहे हैं, पीस डिक्लेरेशन कर रहे हैं, लाहौर डिक्लेरेशन, कि हम हर चीज़ का पीसफुली रेजोल्यूशन करेंगे, हर को हम ट्रेड करेंगे और ये सारा कुछ करेंगे। उधर से 6 माह बाद ही, यानी कि अब ये क्या तासुर है, आप तसव्वुर खुद कर लें कि 6 माह बाद आप अटैक कर देते हैं, अंदर घुस जाते हैं उनके इलाकों में और ये सारा। अब उस पर हुआ क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी ज़ाहिर है सीख पाओ, उन्होंने फिर एयरफोर्स को भी जो है उसको भी हुक्म दिया, जिस वजह से क्या है हम ओन भी तो नहीं करते ना, हम वो फिर बाद में वो कहते हैं कि हमने ओन। अब ये हो जाता है मामला। अब इस मामले में क्या है कि हमें शिकस्त होती है। अब जब शिकस्त होती है तो बजाय इनका कोर्ट मार्शल करने के, किसी का भी कोर्ट मार्शल तो हम होता ही नहीं, कोई वाक़े पे तहकीक नहीं होती। सारा कुछ होने के बाद ये नवाज शरीफ की जो सबसे तारीखी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी अचानक से धड़म तख्ता हो जाती है। किया स्टार्ट किसने? नवाज शरीफ को पता ही नहीं। नवाज शरीफ को क्या, इवन के जो इनके टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं उनके अलावा नीचे वालों को पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब पता ही नहीं है, ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, सब कुछ हो गया। बाद में इल्ज़ाम किस पे आ गया? सारा का सारा नवाज शरीफ पे। ठीक है, अब नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम आया। नवाज शरीफ अमेरिका विजिट करते हैं, सारा चीन से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं होता तो इसको पीसफुली क्या करते हैं, वो पीसफुली रिट्रीट का हुक्म देते हैं। तो रिट्रीट का हुक्म भी नवाज शरीफ देते हैं, तो उस पर मुशर्रफ अपनी एक अलग आइडियोलॉजी बनाता है और सारे फेवर वो वहाँ से लेता है। लेने के बाद क्या करता है, लेने के बाद मुशर्रफ साहब आपके फ्रंट मैन बन जाते हैं, यानी कि पॉपुलर के जो भी करवाया है वो नवाज शरीफ ने करवाया है और हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब ये तो बाद में जब हिस्ट्री बुक्स लिखी जाती हैं, हिस्ट्री पता चलती है, जो जनरल्स होते हैं रिटायर होते हैं तो अपनी किताबें लिखते हैं हुआ क्या, तो उनसे हमें फिर मालूम हो जाता है कि असल कल्प्रेट कौन था। अब जब उसको नवाज शरीफ के तो सेंटिमेंट्स नवाज शरीफ के अगेंस्ट जा चुके होते हैं, अपोजिशन भी बेनज़ीर इवन के इस तरह का इल्ज़ाम लगाती है कि वो कहती है कि इन्होंने सेल कर दिया कश्मीर को, ठीक है, इंडिया को। तो ये सारा कुछ अब आगे ये सारी चीज़ें जब ख़त्म होती हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब पीसफुली, ये जून जुलाई का इंसिडेंट है, कारगिल वॉर। अब ये जून जुलाई का इंसिडेंट है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अक्टूबर आएगा जो बड़ी फेमस डेट है। जून जुलाई के इंसिडेंट के बाद इनके मामलात, इसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब जो ISI चीफ़ होते हैं, नवाज शरीफ डिसाइड करते हैं कि मैं उनको आर्मी चीफ़ बनाऊंगा। मुशर्रफ साहब श्रीलंका के दौरे पे होते हैं और श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे होते हैं तो नवाज शरीफ साहब डिसाइड करते हैं कि उनको हम क्या है, उनको हम लैंड नहीं करने देंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उनको प्लान होता है कि लैंड नहीं करने देंगे, जहाँ भी नियरेस्ट उनका है वहाँ से उनको जो है उतारेंगे और वहीं से उनको गिरफ़्तार करके क्या है उनको ले आएंगे। तो अब वहाँ 2 जनरल उनके जो ये साथी होते हैं, मेजर जनरल अजीज़, 111 ब्रिगेड, वो आपकी पार्लियामेंट पे PM हाउस पे अटैक करती है। दूसरा ये जनरल उस्मानी और एक और जनरल होता है, वो सारे मिल के क्या करते हैं, वो जनाब जाते हैं नवाज उसको ऑप्शन देते हैं और जाके जो कराची एयरपोर्ट होता है, जो खाकान अब्बासी उस टाइम पे PIA के वो होते हैं, जिस तरह चेयरमैन अभी लगाते हैं ना, वो होते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं अब कि जाके जनरल उस्मानी जो आपका कराची एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल संभाल लेते हैं और जो एम्बुलेंसेस लगी होती हैं उस पर, जहाँ ये लैंड करते हैं हाईवेज़ पे, रनवेज जो हैं वहाँ, तो उनको हटाते हैं और हटा के मुशर्रफ का लैंड क्या करते हैं, जहाज़ लैंड करवाते हैं PK 805 जहाज़ का नाम होता है। ये भी याद रखिएगा कि मुशर्रफ का जो जहाज़ का नाम था वो PK 805 था। बहुत शहीद हुए थे।
अच्छा, PK-805 जो है वो आपका उसका जहाज़ का नाम। अब वो उतर जाता है तो जो जनरल उस्मानी है वो कहते हैं कि मुझे जनाब आपको आपको तो जो है हटा दिया गया है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, ओहदे से, और अब बना दिया गया है ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को नवाज शरीफ की जानिब से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, और मुझे आपको गिरफ़्तार करने का हुक्म है। तो अब जब वो गिरफ़्तार करने का हुक्म ये बात सुनाता है तो मुशर्रफ परेशान होते हैं, अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो उसके ऊपर लिखा होता है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो समझ जाते हैं कि हाँ जी मतलब अब अमन अमान है, तो वो लेके आगे जाते हैं, लेके जाते हैं। तो उसके बाद जो 12 अक्टूबर की कार्रवाई है वो हमारे सामने है। 12 अक्टूबर 1999 कि जब पार्लियामेंट पे 111 की ब्रिगेड पहले ही मौजूद होती है, वो घुसती है और क्या है कि हम दोबारा से मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ साहब मार्शल लॉ डिक्लेयर करते हैं। कि हिस्ट्री असल असल हिस्ट्री हमारी देखते जाएं कि असल हिस्ट्री है क्या। हाँ, अच्छा, अब मज़े की बात है कि इंडिया पे इसी कारगिल वॉर पे कमीशन बनता है। वहाँ कोर्ट मार्शल होते हैं मिलिट्री ऑफिसर्स के, कोर्ट मार्शल होते हैं वहाँ मिलिट्री ऑफिसर्स के जो जंग छेड़ने वाले हैं। वहाँ कोर्ट मार्शल किस लिए होते हैं? क्योंकि वो लाइट ले रहे थे, यानी कि वो कह रहे थे कि उन्होंने अटैक फ़ौरन रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। वहाँ के जो कमांडर थे, जो वहाँ की कमांड लीड कर रहे थे आर्मी की ट्रूप्स की, वो जनाब चिड़ियाघर में कहीं मसरूफ़ थे, वो जानवर अपनी स्पेशल पसंद का तलाश करवा रहे थे। वो तो उनके कोर्ट मार्शल हुए जिन्होंने शुरू किया, और जिन्होंने हमने अभी 65 वाला भी वाक़या देखा या खान वाले मामला, आज तक कुछ हुआ नहीं ना। तो वही इशू है उस पर आजकल, ना आज तक ना कोई इंक्वायरी बैठी, ना कोई रिपोर्ट बनी इस पर, कारगिल पे कुछ भी नहीं हुआ। अब वो यही सबसे बड़ा अलमिया है। अच्छा, 16 नवंबर को क्या आता है? एक नाम आपने सुना होगा, नैब का, आजकल बड़ा इन है। 16 नवंबर को ये याद रखिएगा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नाम भी आपको स्टैंड फॉर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ये 1999 में मुशर्रफ साहब लॉन्च करते हैं। किस लिए? अकाउंटेबिलिटी करने के लिए, किन की? आपकी जो भी करप्शन एक लिमिट्स तक करता है, यानी तो इस तरह की करप्शन केसेस को डील करने के लिए ये 16 नवंबर उनको इदारा बनाया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसके बाद मुशर्रफ साहब रूलर बनते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट 2002 में क्या होता है कि 2002 में मुशर्रफ साहब LFO 9/11 इम्पॉर्टेंट इवेंट है तो सही, पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव हिस्ट्री से 9/11 क्या है कि आपका सितंबर का मंथ है, 9th मंथ, 11 डेट 2001। उसको क्या होता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे क्या है, मुजाहिदीन की तरफ से वो प्लेन्स क्रैश होते हैं। उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे वैसे, ठीक है। वो हम जब इसका दौर ख़त्म करेंगे तो उसमें मैं आपको वैसे बताऊंगा कि ये इसने क्या क्या कमिट किया। अब उसके बाद LFO है। LFO क्या है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। हमने याहिया के दौर से समझ चुके हैं। ये टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में वो जम कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जम करके जनाब क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसको लेके आते हैं? जजेस को, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से जो जजेस इनको सपोर्ट करते हैं, बड़ी मज़े की हिस्ट्री है इनकी भी पढ़ने वाली। जजेस कहते हैं सब कुछ काम हो जाएंगे, लेकिन आपने इस तरीके से करना है। तो जनाब उस तरीके से काम करते हैं। फिर उसके बाद रेफरेंडम करवाते हैं, आधी जुडिशरी को सैक करके आधी जुडिशरी न्यू लाते हैं अपनी मर्ज़ी की, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के बाद रेफरेंडम होता है। कोई और बात ही नहीं है इसमें, दो राय ही नहीं है कि रेफरेंडम में ऑब्वियसली कौन जीतेगा? मुशर्रफ। अब ये जो 17th अमेंडमेंट भी करता है, 17 अमेंडमेंट LFO में, उसमें ये वही जो मुशर्रफ ने ख़त्म की होती है क्लॉज, कौन सी? नवाज शरीफ ने क्लॉज ख़त्म की होती है 58(2)B। ये 58(2)B को रीइंस्टेट करके ही बिकम्स द प्रेजिडेंट एज वेल एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट द सेम टाइम, ठीक है। तो दो इनके पास होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी और आपके क्या है, प्रेजिडेंट भी, बाय रेफरेंडम, ठीक है। तो रेफरेंडम के ज़रिए ये होता है। उसके बाद फिर ये करवाते हैं कि 2002 में इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म्स होती हैं, जिस तरह हमने देखा होगा मुस्लिम लीग, काफ और ये इस तरह की पार्टीज़ वो पार्टिसिपेट करती हैं
वो पार्टिसिपेट करने के बाद सबसे पहले फिर ये अपने वज़ीर आज़म इनके आते हैं मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली। ये इसी दौर में, हाँ, ये मीर ज़फ़रुल्लाह चौधरी बरदरान इस्टेब्लिशमेंट के बड़े थे। अच्छा, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के बाद दूसरा जो इनका इम्पोर्टेंट है वो जनाब चौधरी शुजात हुसैन। ये सबसे लीस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब 54 डेज इनका है, 55 डेज हुसैन शेख और वर्दी का। अच्छा, उसके बाद आपने नाम सुना होगा शौकत अजीज़ का। शौकत अजीज़ साहब क्या हैं? शौकत अजीज़ साहब पीएम बनते हैं 3rd पीएम। ये यानी इस दौर के 3 पीएम रहे हैं और ये तीनों पीएम के मैंने आपको नाम लिख दिए, वो चेंज नहीं हुए उस हवाले से। अच्छा, उसके बाद 2005 में देखिएगा एक सबसे बड़ा सानिया हुआ, अर्थक्वेक। जी 8 अक्टूबर को क्या होता है कि अर्थक्वेक होता है, और अर्थक्वेक के उसमें कश्मीर और ये इस सारे रीजन में इस्लामाबाद में 80 के डेथ्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का ये होता है, लोग होमलेस होते हैं। मरकज़ यही आपका नॉर्दर्न एरियाज ऊपर वाला, उधर से ही आके आता है। ठीक है, 3 मिलियन लोग, तकरीबन 30 लाख लोग होमलेस होते हैं, जिसमें हमने देखा बड़ी इमदाद वगैरह भी हमने ये दी। ये होता है। उसके बाद एक और इवेंट होता है 2005 में। वो क्या होता है कि वो इवेंट आपका जिसमें लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, काउंसिल्स वगैरह के और ये सारे, हाँ, ये मुशर्रफ इंट्रोड्यूस करता है। इससे पहले इंट्रोड्यूस यूब तो कर चुका होता है, लेकिन वो इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। मतलब एक टाइप ऑफ सिमिलर यही होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन ये इंट्रोड्यूस इसको प्रॉपर वे में जो है, हाँ, सही से मुशर्रफ करता है। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है बिटवीन नवाज शरीफ एंड बेनज़ीर भुट्टो। होता कहाँ साइन है? लंदन में। जी मिसाक जमहूरियत ही है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। चार्टर मीन मिसाक, डेमोक्रेसी मीन जमहूरियत। अच्छा, अब ये उस टाइम मुशर्रफ तो हुकूमत कर रहा है ना, ये दोनों ही लंदन में है। हाँ, ये दोनों लंदन में थे। अब ये इसका बेसिक नकात क्या है? सिंपल एक वर्ड में, कि हम कभी भी मिलिट्री को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ना मिलिट्री के ज़रिए हम गवर्नमेंट में आएंगे, और ना ही हम इलेक्शंस पे कंप्रोमाइज़ करेंगे। यानी कि इलेक्शंस कभी भी अनफेयर नहीं होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। ठीक है, ये यहाँ की क्या थी? ये थी इनकी जो है वो डिमांड। चार्टर ऑफ मेन फीचर्स थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के। जहाँ तक को कन्फ्यूजन है, फाउंडेशन होती है दयामीर बादशाह डैम की। मुशर्रफ साहब रखते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इवेंट आता है, जी चौधरी साहब, जी अभी तक नहीं हुआ। बुगटी, अकबर बुगटी साहब की किलिंग होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है स्टेट लेवल पे ऑपरेशन होता है। ठीक है, मुशर्रफ की जानिब से। और ये भी एक पढ़ने वाला केस नहीं, बलूचिस्तान को अलग करने की बात नहीं थी। ये मामला था कि एक लड़की के साथ ज्यादती होती है, अपने इलाके के मुताबिक ही उसे सज़ा देते हैं, और वो लड़की को जो है जस्टिस देने के लिए करते हैं। और वो लड़की क्या होती है कि वो लड़की
डॉक्टर होती है जो सर्व कर रही होती है किसी दूसरे एरियाज़ में, और अचानक उसके फ्लैट में आके कुछ लोग सजा देते हैं, वो कहा जाता है कि लिंक करते हैं कोर कमांडर से या मिलिट्री से, ठीक है। तो वो उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता, मामला बढ़ता जाता है, जिस पे मुशर्रफ जो है वास्ट स्केल पे क्या करता है, डिफरेंट हथकंडे अपना के ये स्टेट को थ्रेटन कर रहे हैं, यूँ फलां जो हमें कहानियाँ सुनाई गई, तो उससे ये बहुत बड़ा सामने आता है ये उसका अकबर बुगटी का, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया 2006, यहाँ तक को कन्फ्यूजन है। 3 जुलाई को एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हम क्या करते हैं, लाल मस्जिद में ऑपरेशन साइलेंस के नाम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन साइलेंस हम किसके अगेंस्ट लॉन्च करते हैं, लाल मस्जिद के। तो मुफ्ती जो रशीद साहब हैं, और ये इनके अगेंस्ट एक भाई तो उनका बुरका पहन के जो बाहर निकलता है, वो बड़ी वीडियो वायरल होती है, शायद आपने इससे देखी हो। तो वो देखते हैं कि इतना कद का बंदा और उसके चाल चलन भी, जो चाल है उसकी वो फीमेल की तरह नहीं है, तो मतलब मामला क्या है, पकड़ा जाता है। तो बाद में वो फिर उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वो तहरीक, बस एक तहरीक का मकसद क्या होता है, इन सिंपल टर्म याद रखें, टू इम्प्लीमेंट शरिया, ठीक है। इसके लिए चाइनीज़ को भी, एम्बेसडर्स को भी, चाइनीज़ जो कौंसलेट के मेंबर होते हैं, वहाँ के चाइनीज़ सिटीज़न होते हैं जिन्होंने मसाज सेंटर ओपन किए होते हैं, ठीक है, इधर होटल्स वगैरह बनाए होते हैं इस्लामाबाद में, उनको भी अगवा करते हैं। ये बड़ी प्राइम लोकेशन पे मस्जिद, लाल मस्जिद, ठीक है। ये उसके जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं उनके मेरे ख्याल से बैक साइड पे आई, तो बड़ी प्राइम लोकेशन पे बड़ी पुरानी बनी हुई है। तो जितने भी बड़े बड़े यानी कि सारे MPAs, पार्लियामेंटेरियंस, जर्नल कर्नल, पिंडी वाले, वो यहाँ बड़ी नमाजें वगैरह अदा करते थे, तो उनका इन्फ्लुएंस बड़ा था। तो यहाँ से क्या है, तालिबान को सपोर्ट होती रही प्रॉपर, जब अफ़गान जिहाद वार रही है, तो यहाँ से तो ये सेंटर बन चुका था। तो इम्पोज करना किसको, इस्लामी शरिया को, तो हमारा उसके लिए फिर इन्होंने लाल मस्जिद को गढ़ बनाया, जिसके अगेंस्ट मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद पूरा असला वहाँ से वो रिकवर वगैरह भी किया और सारा कुछ। तो वो क्या था, वो ये था ऑपरेशन, याद रखिएगा, लाल मस्जिद का। उसके बाद 5 अक्टूबर को एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। 5 अक्टूबर को एक आपने नाम सुना होगा, नवाब इमरान खान बार बार कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो एनआरओ हुआ, ठीक है। एनआरओ का मतलब क्या है, एनआरओ का मतलब है नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर, याद रखिएगा, रिकंसिलिएशन ऑर्डर, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला है, इसको आप एनालिसिस कीजिएगा। 1996 से 1999 तक जितने भी केसेस हैं अगेंस्ट किन के, अगेंस्ट आपके पॉलिटिशियंस हैं, या जो बड़े बड़े नाम हैं, मर्डर के चार्जेस हैं उनके अगेंस्ट, करप्शन के चार्जेस हैं, वो सब के सब इसमें उनको एमनेस्टी ग्रांट कर दी गई। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, पनाह ग्रांट कर दी गई, माफ़ी, आम माफ़ी जिसे हम कहते हैं, वो ग्रांट की गई इस एनआरओ के तहत। यही हमारा मसला है। ये मुझे बताएं कि अगर आप कन्विक्टेड हैं, आप में से कोई कन्विक्टेड है, इन्वॉल्व है किसी में, तो उससे बाइज्जत बरी जुडिशरी की तरफ से होना चाहिए, एनआरओ की तरफ से, अदलिया से होना चाहिए ना, बेगुनाह तो वो साबित हो। इन्होंने क्या किया, अभी ये एनआरओ लॉन्च कर दिया। यानी कि ये भी एक तमाचा है हमारी डेमोक्रेसी पे, जो मैं समझता हूँ कि कैसे ऐसे, जब आप अपने आप को शफाफ ही करके नहीं आएंगे तो फिर ये किस तरह से काम चलेगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तो चलो समझ आती है, अच्छा डॉक्यूमेंट है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, लेकिन ये उतना ही बुरा है। 27 दिसंबर को बेनज़ीर की डेथ होती है। असैसिनेटेड होती है, ठीक है। कहाँ होती है, या हाँ जी, पुराना नाम क्या था इसका, शाबाश, ठीक है। तो लियाकत बाग में क्या है, लियाकत बाग में इनकी डेथ होती है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है। 2008 में क्या होता है, जनरल इलेक्शन होते हैं। जिसमें एक नारा लगता है, वड्डा पीपी दा छोटा नून लीग दा, ये भुट्टो का, हाँ भुट्टो साहब का, ठीक है। इस पे मैं बड़ा, एक दिन शायद कामरान था, वो कहता है कि हुकूमत आपकी आई है 12 माह, ये 2 साल के लिए, गरीब के लिए क्या कर रहे हैं आप,
गरीब को क्या सहूलत है, उसे किस चीज़ से गर्ज है, रोटी कपड़ा और मकान से। अच्छा ये गरीब का ही क्यों कंसर्न है, मैंने ये सोचा उस दिन, मैंने कहा यार ये कितना इनकी माइंड सेट हमारा किस तरह बनाते हैं, यानी हमने सिर्फ रोटी कपड़े मकान पे ही रहना है। आपने अच्छे इंटरव्यू करने हैं, एक एपिसोड का 3 लाख रुपया चार्ज करना है आपने, लग्जरी गाड़ी आपने चलानी है, ठीक है, यानी ये आपका प्रीरोगेटिव है, गरीब का क्यों नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी तो नाम ही इसका है, जो जितनी हार्ड वर्क करे ऊपर जाए। अमेरिकन ड्रीम है यही चीज़ ना, अमेरिकन ड्रीम का कभी आप पढ़िएगा कि जो जितनी स्ट्रगल करेगा वो उतना ऊपर जाएगा। यानी ये गरीब ने ही रोटी कपड़े पे क्यों रहना है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्यों नहीं बेहतर होगा, हुकूमत आपने ही क्यों करनी है। तो ये इस पे भी आप कभी सोचिएगा कि गरीब ने इधर क्यों रहना है, रोटी कपड़ा मकान सिर्फ गरीब के लिए क्यों, रोटी कपड़ा मकान इनके लिए नहीं हो सकता, लेकिन वो हमें ही खिलाते हैं रोटी का। जनरल इलेक्शन में PP1 हो जाती है। हाँ ये अभी बताया है 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में, ठीक है। फर्स्ट विमेन स्पीकर बनती है, हाँ जी कौन, इसको मैं बेनज़ीर ही बड़ी देर तक समझता रहा हूँ। हाँ हमीदा मिर्ज़ा, ठीक है। तरफ का कुछ 2 मिनट में एनालिसिस करके बता देता हूँ, जस्ट टू लेजिटिमाइज हिज रूल। जिस तरह हमने प्रीवियसली देखा कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आई अपना रूल लेजिटिमाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना रूल लेजिटिमाइज करने के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ पढ़ लेते हैं आज 15 मिनट यही पढ़ लेते हैं हिस्ट्री, हाँ क्योंकि फिर बाकी अब बोर्ड वो लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा 15 मिनट ये हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। लेजिटिमाइज रूल करने के लिए इन्होंने क्या किया, लेजिटिमाइज रूल करने के 9/11 हुआ, सेक्रेटरी थे पॉल नाम के, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमने सिर्फ मुशर्रफ के सामने अपनी डिमांड्स रखी। क्या डिमांड रखी कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि हम तुम्हारी एयर भी इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे जो वाटर बाउंड्रीज़ हैं उनको भी इस्तेमाल करेंगे, हम जहाँ भी पाकिस्तान में हमें कहीं भी रुकावट नहीं होगी, जो भी इलाका हम चाहें इस्तेमाल करना चाहें हम कर सकते हैं। मुशर्रफ ने कहा ठीक है। वो बाद में अपने जाके बुक लिखता है, उसमें वो बताता है कि यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुशर्रफ कुछ रजिस्ट करेंगे, उसने रजिस्ट करने के बजाय सिर्फ ओके कर दिया। अब उसके बदले में क्या हुआ कि पाकिस्तानी उठा के हमने गौटामाला बे में जो जेल है अपने पाकिस्तानी उधर भेजे, अपने शहरियों को उधर, आफिया सिद्दीक आज भी वही हैं, ठीक है, बजाय कि हम अमेरिकन को उठा के इधर लाएं। ये इन्होंने हमारे यानी कि वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन जो है ना क्राइसिस, इसके दौर में समझा जाता है कि ये जो इसने हरकत की है, ठीक है। और ये इसने उसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने हुए कि हमने 70 से 80 हज़ार अपने बंदे मंगवाए, क्योंकि इनका जब दिल करता ड्रोन मार देते KP में, ठीक है, बलूचिस्तान में। अब हाँ अब आगे आएगा भी मुल्ला मसूद का जो अब ड्रोन, उसके रेमन डेविस का वाक़या भी आगे आएगा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि उसके बाद भी हमने दियत के ज़रिए उसको भी अमेरिका भेज दिया, उसका काम नहीं किया। इन सारे मामलात में ये जो है इसने इसको फिर ये इमरान खान भी ये इस बात को कहता है कि उसने कहते हैं कि दुनिया जो वर्स्ट जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ इसने सॉवरेनिटी पे पाकिस्तान की किया, जिसको इमरान खान वो बार बार आपने कहते सुना होगा कि ज़ियाउल हक इससे इस तरह से बेहतर था कि उसने अमेरिकन को अमेरिका तक रखा, जो कुछ किया अपने हाथ से किया, सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये पूरे अमेरिका को इधर कर ले आया मुशर्रफ, सिर्फ जस्ट टू लेजिटिमाइज हिज रूल, बस कि मैं अमेरिका की, और बेहतर भी हो इसका, अमेरिका में बड़ा वार्म वेलकम किया उन्होंने कि जैसे कह रहे हैं वैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके इफेक्ट से आज तक सज़ा नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ आज तक। अभी सुप्रीम जिस जज ने इसको सज़ाए मौत दी थी उसको उन्होंने पागल करार दे दिया कि जज पागल है। तो ये मतलब है हमारा हाल, इसको यूथ ही बदलेगी, अगर किसी ने बदला तो वो नौजवान आप हैं जिन्होंने बदलना है, उसके अलावा तो नहीं। जिस तरह से ये नौजवान बांग्लादेश वालों ने देखा ना कल, हाँ सारा कोटा से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ था पहले कि नहीं, पहले जो है ना ये इसकी प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है उसका, हसीना वाजिद, उसने ये ख़त्म कर दिया था कोटा सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा फिर बहाल कर दिया 50% का,
अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट पे जो फैसला दिया उस पर नज़रसानी करके उसने कोटा ख़त्म किया, ठीक है। हाँ, तो होना ही था। अब ये मतलब रियासत कौन है? रियासत सबसे पहले है अवाम। आगे आ जाए 2009 में। 2009 में क्या हुआ? लॉयर्स मूवमेंट हुई। दो हजार नौ में आता है लॉयर्स मूवमेंट, यानी कि लॉयर्स मूवमेंट पहले चल रही थी, बाद में क्या होता है कि हमारे वकला आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए जानें कुर्बान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी फैसला आता है कि ये क्या है, वक्त नज़रिया ज़रूरत का फ़ैसला जिसे हम कहते हैं, वो आते रहते हैं फिर भी। तो ये नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले को ख़त्म करने की लॉयर मूवमेंट की, और ये सक्सेसफुल कामयाब हुई। वकला ने गोलियाँ खाई मुशर्रफ के अगेंस्ट। कामयाब होने के बाद दोबारा जजेस सैक किए गए थे। पीपल पार्टी इसमें शामिल थी, नवाज शरीफ भी इसमें शामिल था, और नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जहाँ से इसके और इमरान खान के मामला ख़राब हुए कि ये और इन दोनों ने पार्टियों ने इकट्ठा मिल के फैसला किया था। नवाज शरीफ साहब ने सुलह ही नहीं मारी और ख़ुद मुआहदा करके वापस आ गए। उस दिन के बाद इमरान खान ने कहा कि मैंने इसके साथ नहीं चलना। अभी इमरान खान की उसके बेचारे का वजूद नहीं था ना इतना, तो नवाज शरीफ ने कहा इसकी क्या बात है, मैं खुद ही फैसला कर लेता हूँ। तो वो गैप जो उस टाइम का बना हुआ है वो अब क्या है, वो बड़ा गैप बन गया। हाँ हाँ, बस वो और ऐसा पढ़ेंगे कि वो उसको बेचारे को लीडर ही नहीं रहेगा वो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एक और सान्या होता है हमारा 3 मार्च को, श्री मुशर्रफ के अगेंस्ट अटैक होता है श्री लंकन टीम पे लाहौर में। इसका नुकसान हमें क्या होता है कि 2011 का जो वर्ल्ड कप होना होता है पाकिस्तान में, उसकी मेज़बानी हमसे चली जाती है, ठीक है। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। फिर इंडिया में हम जाके खेलते हैं और सेमीफाइनल में पहुंच के हम हार जाते हैं अफरीदी की कप्तानी में, ठीक है। तो ये अटैक, उसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट हमारी आज तक भी तबाह है और कश्मकश में चल रही है। ये हैं एक्सट्रीमिज़म, जो ये हैं वो इफ़ेक्ट्स जिनकी बुनियाद किसने रखी? जिनकी बुनियाद रखी आपने, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने। ये अभी तक चल रहे हैं क्योंकि सिपा साहबा और ये सारी तंजीमें उसी ने बनाई और सिपा साहबा ने इन पर अटैक किया, टीटीपी सिपा साहबा ने, ठीक है। तो इसके हैं नुकसान। अब इसके नुकसान इस तरह से एनालाइज करें, स्टेडियम के नीचे शॉप्स होती हैं, स्टेडियम के साथ होटल्स लिंक होते हैं, कितने कारोबार लिंक होते हैं स्टेडियम्स के साथ हर सिटी में। अब ये टोटल बंद हो गया, टूरिज़्म टोटल बंद हो गई। 2011 का वर्ल्ड कप होता, टूरिज़्म होती, सारा कुछ बंद हो गया, ठीक है। तो कितने नुकसान हैं, किस वजह से? एक एलिमेंट कौन सा? आपका एक्सट्रीमिज़म का एलिमेंट, बस, ठीक है। प्रेशर पुट करना है गवर्नमेंट पे, तो ये सारे मामला। यहाँ T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है, मुशर्रफ साहब को खुद कुर्सी छोड़ देते हैं जनाब। फिर ये शहजाद नगर, ये साथ मेरे इस्लामाबाद का इलाका है, वहाँ शिफ्ट होते हैं, वहाँ से फिर इनके खिलाफ केसेस चलते हैं। तो लेकिन ये जनाब तो फिर पनाह में रहते हैं, बस फिर दुबई निकल के। और ये जीते हम कितने से हैं? 8 रन से। हाँ जी, 8 रन से अगेंस्ट हम श्रीलंका जीते हैं। यूनुस खान कैप्टन है श्रीलंका। ये लॉर्ड्स के मैदान में होता है जी। लॉर्ड्स कहाँ है? लंदन में। और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड का कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद जीबी का गिलगित बल्तिस्तान जो है, जीबी को क्या करते हैं वो? जीबी को 2009 में पीपल पार्टी पहली दफ़ा बहुत से इख्तियारात दे देती है, ऑटोनमस इख्तियारात, ठीक है। ये बस थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि जीबी प्रोविजनल एक्ट के तहत इसको बहुत ज़्यादा इख्तियारात देते हैं, जिसमें उसकी ऑटोनमी, उसमें यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, उन्हीं के लोग, जिस तरह से कश्मीर की तर्ज है ना, आज़ाद कश्मीर, इस तरह की तर्ज पे उनको देते हैं। आज वो चल रहे हैं। फिर 2020 में इमरान खान और मज़ीद उन्हें थोड़े से इख्तियारात देते हैं। अभी भी उनकी डिमांड्स कुछ और हैं कि हमें सूबा बनाया जाए अलग। वो हम डिस्प्यूट होने की वजह से सूबा नहीं बना सकते। कि फॉर एग्जांपल हम सूबा अगर बना देंगे तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये हमारा पार्ट है, लेकिन हमारा पार्ट तो पूरा जीबी के साथ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है ना, तो हम इस वजह से उसको सूबा नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये वजूहत हैं जिस वजह से हम उन्हें फुल इख्तियारात भी नहीं दे रहे, सूबा नहीं बना रहे। जिस 2010 में आती है 18th अमेंडमेंट, अभी बताता हूँ। ये माइलस्टोन था, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। ये जरदारी साहब का एक और एहसान आता है कि मैंने अपनी कुर्बानी दी
हमने जरदारी के पीरियड में देखते हैं ना कि एक जरदारी सब पे भारी, जरदारी का नाम चल रहा होता है, वज़ीर आज़म को कोई नहीं जानता उस टाइम पे। उसकी वजह क्या है कि उसके पास इख्तियार होता है 58(2)B के जरिए, ठीक है। अब वो इख्तियार क्या है, 18th अमेंडमेंट ये करते हैं, और 18th अमेंडमेंट में जरदारी साहब क्या है 58(2)B को खत्म करते हैं। सबसे पहले बात ज़हन रखिएगा, जो मुशर्रफ रीइंस्टेट करता है, एनएफसी अवार्ड लॉन्च करते हैं, यानी कि 5 साल के बाद देखेंगे कि सूबों में कितनी कितनी तकसीम हुई, एक्यूरेट है या नहीं वो एनएफसी अवार्ड को। उसके बाद सूबों की ऑटोनॉमी को इन्हांस करते हैं। ऑटोनॉमी से मुराद क्या है कि जो भी पार्लियामेंटेरियन बजट है सूबों का वो सूबे प्रेजेंट करेंगे, और वफाक में से वो सूबे टैक्स कलेक्शन करेंगे और पैसा उन्हीं को लगेगा, ठीक है। यानी कि सूबे अपना बजट पेश करेंगे, पैसे उनको क्या है कि वही लगेगा, और वफाक में जो हिस्सा है वो सूबों से वफाक की तरफ जाता रहेगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये, और ये काफी तकरीबन 100 से अबव की ये है, लेकिन ये 3-4 इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको ये बता दी, ये इंपॉर्टेंट इवेंट थे किसके, आपके 2010 तक।